हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यू विद लीन। मेरा नाम है हरलीन। काफ़ी सारे लोग मुझसे बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आता है कि हम MG हेक्टर ले, XUV 700 ले या टाटा सफारी ले। तो आज हम बात करेंगे टाटा सफारी के ओनर से, जो हमें काफ़ी डिटेल में बताएंगे इस गाड़ी के बारे में, जिससे आप ये डिसाइड कर सकें कि आपके लिए गाड़ी बेस्ट सूटेड रहेगी या नहीं। तो मैं इन्वाइट करती हूँ इस गाड़ी के ओनर को, अभिषेक जी को। हाय अर्लीन। हाय अभिषेक, थैंक यू सो मच आने के लिए। हमारी ऑडियंस को प्लीज अपने बारे में बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं भाई अभिषेक, अभी पहले मेरा प्राइमरी काम है बिजनेस का, ठीक है। अपना यूट्यूब मैंने बस स्टार्ट करा था, देखते हैं कैसा रिस्पांस मिलता है। बट स्टार्ट करा, डे बाय डे अच्छा रिस्पांस मिला। वही है कि स्टार्ट मजबूरी में करा, मजा आ रहा है। तो ऑडियंस से कनेक्ट करा, काफ़ी लोगों ने कहा कि आप इस गाड़ी के ऊपर रिव्यू लाए, तो डे बाय डे ऐसी इंप्रूवमेंट मिली उसमें। तो फिर डे बाय डे भाई अब हम भी कर रहे हैं, यूट्यूबर बन गए। थैंक यू। सो गाइज, इनका चैनल का नाम मैं नीचे शेयर कर रही हूँ, पब्लिक गराज। आप इस पे जाके प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक नहीं जानते हैं आप इनको, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आप इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, काफ़ी मज़ेदार रील्स डालते हैं। तो हमारी एक्चुअली जो दोस्ती है वो भी यूट्यूब के थ्रू ही शुरू हुई थी। हम लोग शूट पे मिले थे फर्स्ट टाइम। सो आज ही अपना कीमती टाइम निकाल के इस गाड़ी के बारे में डिटेल में बताना चाहेंगे, और इस गाड़ी के बारे में इनफैक्ट आप इनके चैनल पे भी बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सो अभी फिलहाल आप बताइए कि ये कौन सा वेरिएंट है। ये है प्योर प्लस एक्स डार्क एडिशन। ओके, प्योर प्लस एस, सॉरी, डार्क एडिशन। और लास्ट ईयर 2024 मार्च में मैंने लिया था। ओके, और कितना चला चुके हैं अभी तक आप? ये 35,000। 35,000। ओके, सो कोई जैसे मतलब मेजरली लोग पेट्रोल ले रहे हैं। आप दिल्ली NCR में रहते हो, तो मेजरली लोग डीजल के अगेंस्ट जा रहे थे। तो आपको क्या, आपने डीजल क्यों खरीदी? बेसिकली मेरा रोज का रन है, तो मुझे चाहिए था कि एवरेज में मिले। ठीक है। और कोई गाड़ी, इससे पहले मैं अल्काज़ार यूज कर रहा था, तो किसी रीजन से वो चोरी हो गई थी मेरी। ठीक है, तो फिर उसके बाद यही स्विच करा। था तो प्लान महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का, बट रिसेंटली 2023 के अंदर ये अक्टूबर में लॉन्च हुई थी। तो इसके लुक्स को देख के, और सफारी यूजर हम पहले से ही हैं। जो आपका डिकोर आता था 2.2 VTT, फिर उसके बाद हमने स्ट्रॉम भी रखी वेरिकोर, ये हमारा 3rd जनरेशन वाला है। ओके, तो फिर माइलेज चाहिए था, ठीक है। और बेसिकली जो गाड़ी के अंदर की सुनने में आ रहा था कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, वो अब मैं फील भी कर रहा हूँ। तो उन सबको देखते हुए हमने कहा चलो सफारी लेके आते हैं और देखते हैं कैसा हमारा आगे का एक्सपीरियंस रहेगा। ओके, और माइलेज कितनी देती है? माइलेज आपकी सिटी में देती है 9, 10, 11, और बिल्कुल ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर चलाओगे तो 7 तक भी डिप हो जाता है। हाईवे पे लाइट फुट पेडल चलाओगे तो 18-20 का दे देती है। ओके, और कंटिन्यूस 100-110 रखोगे तो 15-16 दे ही देगी। ओके, तो अभी आपने रिसेंटली टाटा सफारी पेट्रोल का भी माइलेज टेस्ट किया है, तो उसका माइलेज कितना आ रहा है? और टाटा सफारी पेट्रोल का आ रखा है, अगर उसको आप कंटिन्यूस चलाओगे 100 की स्पीड में हाईवे पे, तो 13-14 कह रहा हूँ। Okay. और सिटी में करोगे तो वही 7, 8, 9, 10। चाहे XUV की बात कर लो, हेक्टर की बात कर लो, किसी आपके पास भी आप हेक्टर ओनर हो, तो सिटी के अंदर ना इतना माइलेज आप क्लेम ही नहीं कर सकते डीजल के बराबर। 8, 9, 10, 7, 8, 10 इसके बीच में रहता है। सो टाटा की गाड़ियां, मतलब इसका एक्चुअली डायलेमा है, मतलब लोग का मिक्स्ड रिव्यू है। कि कई लोग तो बिल्कुल पागल हैं कि टाटा टाटा टाटा, ठीक है, और कई लोग हैं वो बिल्कुल टाटा के अगेंस्ट है। तो आपको आपका टोटल एक्सपीरियंस कैसा है इस गाड़ी के बारे में? देखो, इसका जो आपने क्वेश्चन करा ना, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कोई लोग डरता है इसकी रिलायबिलिटी से, कोई डरते हैं इसकी सर्विसेज से, कोई लोग डरते हैं कि भाई रिलायबिलिटी में आ गया कि इंजन ज्यादा नहीं चलता एंड ऑल। देखो, मेरा ओपन चैलेंज है, आपकी ऑडियंस भी, मेरी भी, सबको, जो भी मैं जिसको खुल के बोलता हूँ कि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस, चाहे आप स्कॉर्पियन ले लेना, चाहे आप XUV 700 ले लेना, चाहे आप फॉर्च्यूनर ले लेना, ठीक है। फॉर्च्यूनर भी बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करोगे, ये गाड़ी है हाईवे की मतलब की। इस गाड़ी को अगर आपने चला लिया, हर गाड़ी भूल जाओगे। एक तो सस्पेंशन इस गाड़ी के इतने जबरदस्त है, इतने जबरदस्त है, स्टेफर साइड मिल जाते हैं। और आपका जो, मैंने इसको 197 की स्पीड चलाई थी, जो बम्प आया था उसमें इस गाड़ी ने ऐसी कंट्रोलिंग दिखाई थी कि मैं कॉन्फिडेंस कहीं लूज नहीं करा। स्कॉर्पियन चलाई 120-140 में, बॉडी रोल एक तो इतना ज्यादा है क्योंकि सॉफ्ट साइड सस्पेंशन है। अब जो लोग डरते हैं, वो क्यों डरते हैं? इससे पहले 10 साल पहले वाला जो टाटा था, वहां का उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसा रहा था कि भाई सर्विस सेंटर खराब थे, ऊपर से गाड़ियों में भी दिक्कतें थी। हमारे पास जो डिकॉर थी उसमें बहुत दिक्कतें आई। सस्पेंशन 40-50 हज़ार किलोमीटर के बाद खत्म थे, मतलब वाइब्रेशन वगैरह सब थी। ठीक है। लेकिन ये नए भारत के साथ नया टाटा है, लैंड रोवर का DNA है, प्रॉपर DNA है। तो इस लोगों को जो डरते हैं ना, ये वो लोग डरते हैं जो दूसरों के साथ सुनने में आते हैं भेड़ जाल में कि टाटा मत लेना। हालांकि उन्होंने कभी टाटा यूज नहीं करी हो, लेकिन वो लोग भी भाई हम नहीं लेंगे, ऐसे ही आगे कन्वे करते हैं।
लेकिन 2015 के बाद से, जब टाटा नेक्सॉन सबसे पहले आई थी, उसके बाद से जो टाटा ने अपने आप को इम्प्रूव करा है ना, बहुत ही अच्छा करा है। Okay. रिलायबिलिटी के नाम पे मैं नहीं कह सकता कि भाई मुझे कोई इंजन में कोई प्रॉब्लम आई, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरी गाड़ी आज तक बीच में कहीं रुकी। Okay. तो मुझे नहीं लगता कि भाई कौन लोग हैं, क्यों ऐसे परेशान है। हालांकि यही नहीं, अगर मारुति की गाड़ी भी खराब हो जाए ना, उसका लोग इतना हाइप नहीं बनाएंगे, इसके पीछे बढ़ जाते हैं टाटा के कि मतलब यार जैसे बहुत सारी मीम्स आती हैं कि हाँ, टाटा ले लो, लेकिन क्या फायदा, सर्विस सेंटर पे सर्विस सेंटर पे खड़ी रहेगी। भाई मेरी नहीं खड़ी रही और ना होगी भी, चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, और कैसे चला रहे हो, कैसे मेंटेन कर रहे हो, टोटली वो सब डिपेंड करता है। करेक्ट। 15,000 पे इस पे सर्विस होती है। मैं बेसिकली जो होती है ना फर्स्ट सर्विस 2,000 के नाम पे सब चेक करते हैं, मैं उसको सर्विस नहीं मानता। मैं मेन मानता हूँ जो 15,000 पे सब ऑयल फिल्टर, अलाइनमेंट, इंजन ऑयल सब चेंज होता है। 15,000 सर्विस पे भाई इसकी पहली सर्विस हुई 15,000 किलोमीटर पे, तो इसका सर्विस कॉस्ट आई 12,000। अब मेरी 30,000 के बाद दूसरी सर्विस हुई, उसकी कॉस्ट आई मुझे 18,000 के लगभग आई। लेकिन अब यहाँ पे क्या है सबसे बड़ा टाटा का ड्रॉबैक, कि जो सर्विस सेंटर वाले जो डीलर्स हैं ना, वो टाटा के नाम पे बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। उनका काम होता है बेसिकली रेवेन्यू जनरेशन पे। Okay. कि अगर ये 15,000 है तो इसको 18,000 20,000 बैठाओ, क्योंकि उनका काम ही धंधा ही हुई है। अब उनको नहीं पता था भाई हम यूट्यूबर हैं, तो मैंने उनकी वीडियो डाल दी अपने इंस्टाग्राम पे। CCM ACM पता नहीं जिनका कॉल आया कि भाई आपका ये पैकेज है और आप इस पैकेज से ज्यादा कोई आपसे चार्ज नहीं कर सकता। मेरा आया ना 19,000 का बिल। जैसे मैंने वीडियो लाइव करी, विद इन 1 घंटे के अंदर भाई मेरा बिल आ गया 15,500, ऑलमोस्ट 3,500 रुपए मेरे कम हो गए। वाओ। तो डीलर्स पे डिपेंड करता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो डीलर आपका बेवकूफ बना सकते हैं, टाटा नहीं बना रही है। तो टाटा के नाम पर जो डीलर खोल के बैठे हैं टाटा का शोरूम, उनसे आपको बेसिकली हाईलाइट करने की जरूरत है कि एक्चुअली आपकी गाड़ी कैसी सर्विसिंग करेंगे। सर्विसिंग अच्छी करेंगे लेकिन पैसा ज्यादा ले लेंगे। और अगर कोई भी भाई परेशान है, ठीक है, तो जैसे चैनल का मेरा नाम बताया, मुझे टैग कर देना। कोई भी टाटा पूरे इंडिया में परेशान करे हुए डीलर भाई बता देना, आपके साथ हम लोग खड़े। इस गाड़ी के अलावा कोई और गाड़ी आपने ट्राई करी थी? देखो गाड़ी तो बहुत ट्राई करी है, ठीक है, लेकिन क्या था कि पर्सनली ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मुझे थोड़ी बल्कि गाड़ियां पसंद है, लंबी चौड़ी टाइप्स, तो मुझे वही पसंद है। इससे पहले अल्काजार यूज करिए, क्रेटा का फर्स्ट जनरेशन रहा है, सफारी के 3 जनरेशन रहे हैं। तो हर 4-5 साल में गाड़ी हम चेंज कर लेते हैं। लेकिन जब से ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कभी अभी तक परफॉर्मेंस में इस प्राइस में कोई इसे टक्कर दे पाएगा। Okay. कोई 30 लाख में कोई भी गाड़ी ले आना आप, कोई कहता है ना कि भाई, इनफैक्ट भाई मेरे चैनल पर अगर आप विजिट करोगे ना, बहुत लोग स्कॉर्पियन के जो लवर्स हैं, मैंने टग ऑफ वॉर कराई थी स्कॉर्पियन को, इसने खींच दिया था, पूरा पुल कर दिया था बहुत अच्छे। ये है फॉरवर्ड व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव, वो रियर व्हील ड्राइव। Okay. इसके स्कॉर्पियन के लवर्स कहते थे कि भाई आओ जरा टग ऑफ वॉर करते हैं, सारे शांत बैठ गए थे। इनफैक्ट सवारी पेट्रोल का भी भाई मैंने XUV 700 पेट्रोल से मैं टग ऑफ वॉर करा दिया, उसको भी भाई सफारी आगे पुल करके ले गई। तो सफारी के अंदर बहुत पावर है, फ्रंट व्हील ड्राइव सोच के ये गलती मत करना भूलने की कि यार पावर नहीं मिलेगी, अच्छी पावर मिल जाती है। बाकी तो सफारी पेट्रोल आप कह रहे हो? तो सफारी पेट्रोल का भी करा है। XUV 700 जो 2 लीटर का इंजन है और वो 1.5 का है। हाँ, तो उसका टग ऑफ वॉर है, मेरे उस पे जाके चैनल पे आप देखना, सब चीजें डाल रखी है मैंने। ओके, ठीक है। तो उसके अलावा जैसे आपने बताया कि आपने बाकी बहुत सारी गाड़ियां ट्राई करी, तो जैसे MG की अगर हम बात करें तो MG के इंटीरियर जो हैं काफी लग्जूरियस हैं कंपेयर टू सफारी, उसके काफी एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं। तो आपका ये जो वेरिएंट है इसमें अंदर बेसिक ब्लैक, ऑब्वियसली क्योंकि डार्क एडिशन है तो सब कुछ ब्लैक है। तो आप MG की गाड़ियां भी चलाते हो, तो आपको क्या लगता है कि MG का कंफर्ट और इसका कंफर्ट, अगर ड्राइविंग कंफर्ट, सिटिंग कंफर्ट, इसकी बात करें लग्जरी छोड़ के, कंफर्ट वाइज आपको कौन सी बेटर लगती है? MG से कंपैरिजन करते हो, XUV से कर लो, किसी से भी कर लो। अब मेरे पास है, मैं इसलिए नहीं बता रहा, इनोवा के बाद कंफर्टेबल यही है। ओके। अगर आप इसका वेरिएंट लोगे 6S, ये है मेरे पास 7S, 6S है 6 सीटर, जो मिड कैबिन सीट्स है ना वो बहुत अच्छी है। इनफैक्ट वो MG हेक्टर की भी अच्छी है। बट क्या है ना कि सफारी में मैंने बहुत ट्रिप्स लगा रखी हैं, एक टाइम के अंदर 1000 किलोमीटर से ऊपर कवर कर रखा है नॉन स्टॉप एज इन थोड़ा बहुत रुके, लेकिन कवर कर रखा है और बिना थके हुए। कंफर्टेबल पूरा चलाया। ड्राइविंग मैंने करी थी 300-400 किलोमीटर, ऐसा फील नहीं होता कि यार कहीं डिस्कम्फर्ट में फील हो रहा हूँ। लंबा सपोर्ट मिल जाता है, हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट मिल जाती है, सब चीज मिल जाती है। और आपकी हाइट अच्छी खासी है, तो आपको कोई हेडरूम का भी प्रॉब्लम नहीं, नी रूम कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। ठीक है, बस एक चीज की कमी है, जो सफारी का एक और था ना, हाइट
जो एक मैस्कुलिन वाली फील आती थी, सब चीज है गाड़ी के अंदर, बस एक हाइट कम कर दी इसकी। ओके इसकी हाइट और अच्छी होती ना, तो जिस मुकाबले स्कॉर्पियन की है, फॉर्च्यूनर की है, तो उसके साइड में खड़ी करते थोड़ी छोटी लगती है। विड्थ में अच्छी है लेकिन थोड़ा हाइट में कम है। लेकिन आपको ऐसा हेडरूम में कोई कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 6 फीट से ऊपर 6-2 भी बैठ जाएगा जब भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है। और बाकी इसका एक और इशू जो काफी लोग कंसर्न रेस करते हैं वो है फिटमेंट इश्यूज। अच्छा। वो मेरे हैरियर रिव्यू में भी उन्होंने बताया था कि कुछ अलाइनमेंट इश्यूज हैं, फिटमेंट इश्यूज हैं, तो वो आपको फेस करा कभी आपने इसमें, या वो मॉडल टू मॉडल या बाय चांस हो गया कि एक पर्टिकुलर मॉडल है वो खराब निकल गया जिसकी वजह से फिटमेंट इश्यूज का हवा बन गया, हर जगह न्यूज फैल गई? जैसे आपने अभी टाटा सियारा लॉन्च हुई है, तो आपने देखा होगा बहुत लोगों ने शोरूम्स में जाके, हाँ वो बहुत खराब बोला है। हाँ क्यों बोला है? देखो अब एक गाड़ी खड़ी है, फुटफॉल इतना है कि लोग हजार लोग आ रहे हैं, सेम चीज करते रहोगे तो शायद मेरी सनरूफ ही बंद हो जाएगी। वो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं टाटा के फेवर में बोल रहा हूँ, है लेकिन अगर आपने ये बात छेड़ी है, टाटा की गाड़ी जब मैंने नई ली थी तो सबसे पहले तो मेरी इसकी स्क्रीन जो क्लस्टर है ग्लिच था, पूरा ब्लैकआउट। ओके जिस दिन मैंने नई ली थी ऑन द सेम डे हुआ था। टाटा की गाड़ियों में टेक को लेके अभी ग्लिचेस, लैग, फिट एंड फिनिश और सर्विसेज और जो रीसेल वगैरह है, इन पे वर्क करना है, बाकी टाटा में कोई कमी नहीं है। ओके ठीक है। अब रीसेल के लिए भी अब आप चाहे MG ले लो, चाहे आप स्कॉडा ले लो, फॉक्सवैगन ले लो, उनकी भी रीसेल नहीं है। रीसेल सिर्फ इंडिया में एक ही है, मारुति की। ठीक है। बाकी सर्विसेज जो मैंने आपको बताया, सर्विसेज के लिए थोड़ा वो डीलर के ऊपर डिपेंड करता है। फिट एंड फिनिश और टेक पे वर्क करना अभी और बेटर हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने अकम्प्लिश प्लस, जिनका एडास लेवल 2 और बहुत सारे फीचर्स है ना, तो माल फंक्शन हो जाता है। गाड़ियां बीच में सीज भी हुई हैं, रुक भी गई हैं, मैक्सिमम नहीं बल्कि शायद 100%, मे भी मैं गलत हूं, लेकिन 100% उन लोगों की गाड़ियां बीच में रुकी हैं जिनका टॉप एंड वेरिएंट था। okay. जिनका मिड वेरिएंट है ना, प्योर प्लस, उनको कोई दिक्कत नहीं है, और जिनको मैंने भी रिकमेंड करा है ऐसा इसलिए टेक, क्योंकि जितना ज्यादा टेक है, हाँ, तो टेक के माल फंक्शन हो जाता है, कुछ क्लस्टर में इशू आ गया तो उसकी वजह से गाड़ी सीज हो गई, या वट एवर द रीजन इज, तो उसकी वजह से भाई मुझे ऐसा लगता है कि टेक पे अभी बहुत थोड़ा और बेटर वर्क करने की जरूरत है टाटा को। ओके, दैट रिमाइंड्स मी, आपकी मैनुअल है राइट? मैनुअल है मेरी। आपने फिर आपकी रनिंग ज्यादा है आपने बताया, तो फिर आपने ऑटोमेटिक क्यों नहीं ऑप्ट करी? मुझे ऐसा लगता था कि मैनुअल में पिकअप ज्यादा होता है। ओके। लेकिन जब से मैंने इसका टॉर्क कन्वर्टर चलाया तो शायद मैं गलत था, मुझे टॉर्क कन्वर्टर ले लेना चाहिए था। थोड़ा सा अब मुझे लगता है कि यार क्यों मैंने ले लिया, बट अब क्या है कि अब ले ली गाड़ी, ऊपर से रीसेल वैल्यू आपको पता ही है। हाँ। मैंने रीसेल लगवाई तो इतनी वैल्यू नहीं मिली, तो फिर मन में यही ऑप्शन आया कि अब लॉस खाने से अच्छा है कि इसको चलाओ। हालांकि अब जो भी मैं नेक्स्ट गाड़ी लूंगा वो ऑटोमेटिक लूंगा, और टॉर्क कन्वर्टर बहुत अच्छा है गाड़ी का। ठीक है। मैंने पेट्रोल में भी चलाई है, डीजल में भी चलाई है। गाड़ी में जो स्ट्रेच होता है, जो गाड़ी पुल करती है, वो टॉर्क कन्वर्टर में बहुत बढ़िया करती है। ठीक है। अब आपने गाड़ी की अच्छाई भी बताई है, बुराई भी बताई है, लेकिन अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहोगे कि टाटा सफारी उनको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो उनको क्या चीजें ऑलरेडी माइंड में रखनी चाहिए कि ये चीज अगर वो इस चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो टाटा सफारी ले, नहीं कर सकते तो ना ले? तो अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स बताइए इस गाड़ी के बारे में। सबसे पहले तो ये कि हर किसी को ये रहता है कि भाई फ्रंट व्हील ड्राइव आती है, रियर व्हील ड्राइव नहीं आता टाटा सफारी में। उसका मैं ऐसे आंसर करूंगा कि मेरे चैनल पर जाके टग ऑफ वॉर देख लेना। बेसिकली वो है कि भाई ऑफ रोड में 4x4 जो कर लेती है वो फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं करती, जो कि ऑब्वियसली बात है। लेकिन मेरे हिसाब से भाई जब कोई गाड़ी लेता है, मैं आज तक ऑफ रोड कितना ही गया हूँ, 35,000 में ज्यादा 3,000 चला दी होगी। रहता तो मैं दिल्ली NCR में ही हूँ। अब ऑफ रोड मुझे नहीं ऐसा लगता कि उसके लिए 4x4 होना जरूरी है, उनके लिए अलग गाड़ियां हैं, रूबिकॉन जैसी हैं, तो वो कंसिडर करो। पहला पॉइंट तो मिथ मत लगाना कि फ्रंट व्हील ड्राइव है तो यार ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो दूसरी चीज भाई, अब काफी लोगों को ये लगता है कि सफारी में पेट्रोल नहीं आता था, अब वो भी आ गया। करेक्ट। ठीक है, पेट्रोल भी आ गया। अब थर्ड थिंग ये कि गाड़ी की जो सर्विसेज की बात थी वो मैंने आपको बताया कि उसके रिगार्डिंग आप ऐसे बात करोगे तो वीडियो वगैरह या CCM तक अपना अप्रोच रखनी पड़ेगी, जिससे डीलर थोड़ा सा रहे कि भाई हाँ इनकी गाड़ी की सर्विसिंग अच्छी करनी है। तो लाइक्स के लिए तो भाई सबसे पहले तो ये कि गाड़ी के जो सस्पेंशन है वो बहुत अच्छे हैं। ऐसे सस्पेंशन मुझे लगता है कि प्राइस सेगमेंट में कोई दे रहा है। दूसरी चीज, कंफर्ट और स्पेस बहुत है गाड़ी में। अपने सेगमेंट में सबसे अच्छे वेट है, 1922 तक mm तक की वेट है गाड़ी की, बहुत अच्छा आपको इसमें स्पेस देखने को मिल जाएगा। थर्ड थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी के जब आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हो अकम्प्लिश वाला, तो उसमें बहुत अच्छी, इनफैक्ट मैं सफारी पेट्रोल की बात करूंगा, बहुत अच्छे फीचर मिल जाते हैं उसमें। 7 कैमरा, EIRVM, 14 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, कैप्टन सीट मिल जाती है, वेंटिलेशन, एडास सब मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई लग्जरी में भी काफ़ी आगे है।
और अगर सफारी और हैरियर लो तो प्लान ये करना कि ब्लैक कलर लो, क्योंकि जो रोड प्रेजेंस ब्लैक में आती है वो नहीं आती और इसके कलर में। बाकी अब डिसलाइक्स बताऊं तो डिसलाइक तो सबसे पहले यही है कि ग्लिचेस मिलेंगे आपको गाड़ी में देखने के लिए, आपके लैगीनेस मिलेगी, बिल्कुल लैग मिलेगा इंफोटेनमेंट सिस्टम में। एंड थर्ड थिंग इज सर्विसेज को लेके, अब कोई माने ना माने, मैं इतना नहीं बिलीव करता, बट सर्विस को लेके अभी है काफी चीजें चेंजेस करने की जरूरत है। और सर्विस ठीक होगी तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एक ही फैक्टर है, रीसेल भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जैसे हम गाड़ी लेते हैं टाटा की, रीसेल नहीं है, डिमांड नहीं है ज्यादा सेकंड हैंड मार्केट में। और इसका एक मेन डिसलाइक गर्मियों में ज्यादा मुझे देखने को मिलता है। पहले जो सफारी थी उसका रूफ पे था एसी पूरा, इसका है पिलर्स पे। ठीक है। तो जो मिड कैबिन है ना, वो आपको कहीं ना कहीं इतना जल्दी लाइक कंफर्टेबल फील नहीं कराएगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा सफोकेशन हो जाती है गर्मियों के अंदर। तो आपको कहीं ना कहीं मिड में बैठना पड़ेगा फ्रंट से, फ्रंट के एसी के लिए, कि वो जो आपको ब्लोअर है उसके हवा आपको फ्रंट से ही लेनी पड़ेगी। ओके। कुछ टाइम तक, 2-3 मिनट तक, क्योंकि वो एसी की जो ब्लोअर टाइप है या उतना फास्ट नहीं है, तो इतनी जल्दी ठंडक भी नहीं करता। रियर का अच्छा है क्योंकि एकदम फेस पे पड़ता है, तो एक वो वाला इशू है। तो उसकी प्लेसमेंट कहीं और होनी चाहिए। ओके। कूलिंग में प्रॉब्लम नहीं है, प्लेसमेंट कहीं और होनी चाहिए। तो यही छोटी मोटी चीजें हैं भाई। बाकी मुझे एज सच अभी तक पर्सनली मुझे पता था गाड़ी में दिक्कत आएंगी, लेकिन मैं खुश हूँ अपनी गाड़ी से बहुत। जो टाटा जिसने चला ली ना, उसके बाद जो लोगों ने मिथ बना रखे हैं उसके जब क्लियर होते हैं। मेरे फ्रेंड के फ्रेंड ने ली थी टाटा सफारी, हम दोनों मिले, जो मैं चीज बोल रहा हूँ सेम वही बोल रहा है। हाँ यार परफॉर्मेंस है, मैंने कहा ये प्रॉब्लम है, कह रहा हाँ यही प्रॉब्लम है। ओके। तो प्रॉब्लम ऐसी है कि आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। गाड़ी लॉन्ग टाइम चलानी है, रीसेल से फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल लो। सर्विसेज महंगी है, क्यों? क्योंकि लैंड रोवर जैसा डीएनए है, लैंड रोवर जैसा मजा लेना है, वो परफॉर्मेंस गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इतनी बढ़िया है कि आपको बिल्कुल 40-50 लाख वाला फील देगी। तो उसके लिए हाथी पाला है तो खर्चा करना पड़ेगा। तो सर्विसेज सेंटर जो है, तो सर्विसेज एक्सपेंसिव है। तो यही डिसलाइक और लाइक्स हैं, बाकी तो और सो गाइज जैसे मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था और आपसे बोला था कि मतलब बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हर एक गाड़ी में होता है, हर एक ब्रांड में होता है। मतलब कुछ भी करो, खरीदोगे कोई भी गाड़ी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो मिलेगी। सो अगर आप इस माइंडसेट के साथ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जाओगे कि आपके लिए ये एक्सेप्टेबल है चीज़ें, तो आप इस गाड़ी से हमेशा खुश रहोगे। अदरवाइज बाकी लोगों के बहकावे में आके, जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे वो भेड़ चाल में चलते हैं, आप भी फिर उस तरह से डाइवर्ट हो जाओगे और फिर आप टाटा की बुराई करोगे। सो बुराई किसी भी गाड़ी में नहीं होती, हर एक गाड़ी अच्छी होती है, क्योंकि काफ़ी रिसर्च और डेवलपमेंट के R&D के बाद ही गाड़ी बनती है। तो बुराई ना करें, प्रोज एंड कॉन्स इस गाड़ी के समझें, और वही पर्पस है ओनरशिप रिव्यू लाने का। तो मेरे चैनल पे XUV 700 का भी ओनरशिप रिव्यू ऑलरेडी है, MG हेक्टर का मेरा खुद का फर्स्ट वीडियो है, वो भी ओनरशिप रिव्यू है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप उस पर पूछ सकते हैं मुझसे। एंड अभी सर ने भी टाटा सफारी डीजल का पूरा डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू डाला है। अगर फिर भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मैं दोनों के चैनल हम नीचे डाल रही हूँ, ताकि हम लोग इस तरह के और कोलैब वीडियोस आपके साथ लेके आ सकें और आपके पास और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। सो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू अभिषेक। मोस्ट वेलकम।